कमला ब्याह होने के बाद ससुराल आ गई। पति शहर में नौकरी करता था, तो कमला को भी लगता था कि अब वो भी शहर जा सकेगी। आजकल की चेली बटियों का मोह शहर से कुछ ज्यादा ही रहता है। ऐसा ही कमला के साथ भी था। कुछ महीनों बाद जब उसका पति घर आया, तो उसने पति से उसे भी शहर ले जाने को कहा, पर पति ने इस बार की जगह अगली बार शहर ले जाने को कहा। कमला ने मन मार कर किसी तरह खुद को समझा लिया। इस बीच 2 साल तक उसका पति घर ही नहीं आया। वो बस हर महीने वहीं से पैसे भेज देता था। पति के 2 साल के घर न आने से कमला नाराज थी। इस कारण कमला अब चिड़चिड़ी भी हो गई थी। उसे लगता था कि उसका पति उसे शहर ही नहीं ले जाना चाहता, और इसलिए 2 साल से घर नहीं आ रहा। बची खुची कसर गांव की कुछ महिलाओं ने कमला को भड़काकर पूरी कर दिया। कमला की चिड़न अब उसके ससुराल वालों पर निकल रही थी। वो सास ससुर ननद व देवर की उपेक्षा करने लगी थी। इस कारण घर का माहौल खराब होता जा रहा था। कमला के ससुराल वाले भले लोग थे। वो कमला की उपेक्षा सहन कर भी चुप थे। कमला की सास ने कमला की ननद को कह दिया था कि तेरे बोझ जो कौन दिए, जवाब जन दिए। वो काम काज में हाथ बटाए, अपन और अपन भाई लीजिए स्कूल ले जाना है, रोड साग बना लिए। कमला के ससुराल वाले लगातार कोशिश कर रहे थे कि घर का माहौल ठीक रहे। उनका पूरे गांव में इस बात के लिए नाम भी था कि ये घर सबसे ज़्यादा संस्कारित है, और कमला के कारण घर का माहौल अब बिगड़ने लगा था। कमला के परिवार से चिढ़ने वाले भी कई थे गांव में, जो कमला को उल्टी सीधी बात करके घर का माहौल खराब करने के इच्छुक थे, और कमला उसको अच्छा जरिया नजर आ रही थी। कमला की सास से चिढ़ने वाली चंपा तो जिसमें सबसे आगे थी। वो कमला के कान भरती रहती थी। एक दिन तो उसने कमला को यहाँ तक कह दिया, मैं क्या लगनो तेर खसमक शहर में कोई शानी दगड़ चक्कर छे, तब तो नहीं ले जाना तो क्या अपन दगड़। बस ये सुनते ही कमला का दिमाग और खराब हो गया। उसने घर आते ही पूरा घर सर पर उठा लिया, सबको उल्टा सीधा बोलने लगी। उसकी सास हाथ जोड़कर बोली, इजा यश्य न बोला गौ भर में हंसी हजल परिवारक, आज तक हमार जो नाम छे सब खराब हजल। तो के शहर जान छू, तू रह जा, मैं चल दगड़ बात कर बेर तो क्या ओग दिगड़ भिजवा दे। कमला को जैसे तैसे मुश्किल से शांत कराया उसकी सास ने। दूसरे दिन उसकी सास मोबाइल फ़ोन रखने वाले बिशन मास्टर साहब के वहाँ गई और उसे विनती की कि चल से बात करा दो। बिशन मास्टर साहब ने फ़ोन पर बात करा दी। कमला की सास ने अपने चल से सारी बात बताई और जल्दी से जल्दी आकर कमरा को ले जाने को बोला। उनके चल की स्थिति की नाजुकता देखते हुए अगले हफ्ते तक आने को बोल दिया। अगले हफ्ते कमला का पति घर आया। उसने कमला से बात करी और खूब समझाने की कोशिश करी कि अभी मेरे हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं कमरा लेकर तुझे रख सकूं। अगर रखता हूं तो घर का खर्चा पानी नहीं भेज पाऊंगा। कुड़ी को ठीक कराने में और शादी करने में जो कर्ज लिया वो भी नहीं चुका पाऊंगा। इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बात को समझ और अभी साथ चलने की जिद छोड़ दे। कमला तो जैसे जिद करके बैठ गई थी। उसने अपने पति को साफ कह दिया, लीजा चाह तो ली जाओ, नतर मके अपन म्याद पूजा दियो, मैं न रोने अब यो घर में। ये सुनकर अंत में कमला का पति थक हार कर उसे शहर ले जाने के लिए राजी हो गया। कमला अब बेहद खुश थी। वो शहर जो जा रही थी उसे लग रहा था शहर की बेहद खूबसूरत जिंदगी का वो खूब आनंद लेगी, पर उसे पता नहीं था कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आखिर वो दिन भी आ गया जब कमला शहर के लिए रवाना हो गई। केमू की बस में
खिड़की की साइड में बैठकर कमला बेहद खुश दिख रही थी। उसके मन की मुराद जो पूरी हो गई थी। रास्ते भर वो ख्यालों में खोई दिख रही थी। शायद शहरी जिंदगी के बारे में सोचने में मशगूल थी। कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो लोग हल्द्वानी बस अड्डे पहुंचे और वहां से उन्हें दिल्ली जाने वाली बस पकड़ी और अल सुबह वो पहुंच गए दिल्ली। कमला बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी रोड देखकर अचंभित थी। आज तक उसने कभी शहर नहीं देखा था। बस अड्डे से वो लोग डीटीसी की बस में बैठकर सक्करपुर तक आ गए। सक्करपुर तक तो ठीक ठाक था, वही बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वही बड़ी बड़ी रोडें, पर असली सफ़र तो अब शुरू होने वाला था कमला का। और उसकी शुरुआत हुई मंडावली तक पद यात्रा से। मंडावली की तंगलियों से होते हुए कमला जब गुजरी तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी जगह है जहाँ मात्र 10 फुट की सड़कें, दड़बे नुमा 25-50 गज के मकान बने हैं। वो सोचने लगी, क्या ये भी दिल्ली ही है? कुछ देर के बाद आखिरकार वो मकान पर पहुंची जहां कमला के पति ने किराए का मकान लिया था। कमरा क्या था, 6 बाई 8 की एक कोठरी, छत पर लोहे की चादर डली हुई थी। गर्मी के दिन थे और कमरा बेहद तप रहा था। ऊपर से पंखा गर्म हुई टीन की चादर की तपिश को नीचे भेज रहा था। कमला का गर्मी के मारे बुरा हाल हो चुका था। उसे पहाड़ की ठंडी हवा याद आ रही थी, उसका खूबसूरत और तड़क भड़क शहर का सपना, ये सब देखकर चूर हो गया। जैसे तैसे दिन कटा। शाम होते हुए थोड़ी तपन कम हुई, पर अचानक बिजली चली गई और पंखा बंद होने से उमस बढ़ गई। कमला पसीने से तरबतर हो गई। उसे लगने लगा जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे हो रहा है, जबकि लाइट तो गांव में जाती है। वो सोच रही थी कैसे रह पाएगी। कमला एक ही दिन में परेशान हो चुकी थी। इधर कमला के आने से खर्चा बढ़ गया। 3000 रुपये तो किराए का ही लग रहा था, बिजली पानी का अलग। घर के राशन में ही 2-2,500 रुपये खर्च हो जा रहे थे, जबकि घर में सामान के नाम पर कुछ बर्तन और गद्दे के अलावा कुछ नहीं था। कमला ये सब देखकर हैरान थी कि कैसी जिंदगी है शहरों में। इधर खर्चे बढ़ने से कमला का पति परेशान हो गया। उसने खर्चा पूरा करने के लिए डबल शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। इसके कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने पर कमला की जिद ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था। गर्मी और उमस ने कमला का हाल बेहाल कर दिया। गांव में चैन से रहने वाली कमला को गांव याद आ रहा था। वो तुलना कर लगी, कहाँ गांव की ठंडी हवा और कहाँ ये गर्म थपेड़े, कहाँ गांव का बड़ा सारा मकान और कहाँ ये दड़बे नुमा कमरा। वो सोचने लगी, यहाँ से तो अच्छा गांव ही था। बेकार ही जिद की, ऊपर से कोई बचत नहीं हो रही, ना ही गांव को पैसे भेज पा रहे। खाली लोगों की सिखाई में आकर घर वालों से लड़ी और उनकी बुरी भी बन गई। मात्र 6 महीने में ही कमला और उसके पति सहित उसके परिवार की आर्थिक हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी। अब ना ये दिल्ली का खर्चा ठीक से उठा पा रहे थे और ना ही गांव में लिए गए कर्ज को चुका पा रहे थे। इधर कमला का पति डबल शिफ्ट में काम करके इस स्थिति से निपटने की जद्दोजहद कर रहा था, तो उधर गांव में कमला के बूढ़े ससुर दूसरों के खेतों में हल जोतकर उस स्थिति से निजात पाने की कोशिश कर रहे थे। कमला का छोटा सा देवर भी पढ़ाई छोड़कर गांव में मजदूरी करने लगा। अगर कमला अपने घर वालों का कहना मान लेती और कुछ दिनों बाद शहर जाती तो ये हालात ना होते। इस तरह से कमला की जिद ने सारे घर को अस्त व्यस्त कर दिया।